हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BHIC 134, जिसका सब्जेक्ट नेम है भारत का इतिहास 1707 से 1950। यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इससे पहले की वीडियोस में हमने जितने भी सब्जेक्ट कोड को कवर किया है उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, तो आई होप आपको इस PDF से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला तो आप इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। दूसरा अपडेट आपके लिए ये है कि सेट 1 को हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं और सेट 1 ही आपको फ्री दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास इसका एक सेट 2 भी अवेलेबल है। तो सेट 2 PDF जो है वो पेड है, लेकिन पेड प्राइस इतना कम रखा गया है कि आप सभी स्टूडेंट उसे इजीली परचेज कर पाए। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप सेट 2 भी परचेज कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सेट 1 में लगभग आपको 8 क्वेश्चन और सेट 2 में लगभग 8 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन विद आंसर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो सेशन, ये क्लास हम शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये PDF आपको किस प्रकार से फ्री मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका एग्जाम में बन सकता है। ब्रिटिश के अधीन कृषि वाणिज्यकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ब्रिटिश शासन जब भारत में आया तो इसने हमारी कृषि का वाणिज्यकरण किया, यानी कि इसको व्यापार के लिए जब लाया, इसको कि किस तरीके से इसको हम औद्योगिकरण करें या इसका व्यापारीकरण करें, तो उस समय भारत का क्या प्रभाव पड़ा, इस भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, इसी पे आपको बताना है। तो देखिए, आमतौर पे तो जो भारत में जितनी भी कृषि नीतियां आई या कृषि बदलाव किए गए ब्रिटिश सरकारों के द्वारा, तो इसका सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य था कि वो कैसे अपने व्यापारी हितों को पूरा कर सके, उससे अधिक से अधिक लाभ जो है ब्रिटेन साम्राज्य को मिल सके। उनका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि भारतीय किसानों की स्थिति सुधारे या जो भारतीय कृषि व्यवस्था है उसमें सुधार करे। उनका केवल उद्देश्य था कि हमारे अपने हित कैसे होंगे, हम अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं, और उसी के लिए उन्होंने भारत में कृषि का वाणिज्यकरण किया। और इस वाणिज्यकरण का भारत के सभी पहलुओं पे असर पड़ा, चाहे हम समाज पे बात करें, अर्थव्यवस्था पे, संस्कृति पे, तो इन सभी चीजों पे हमें इस वाणिज्यकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसे आप पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भूमि व्यवस्था में परिवर्तन। तो जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में आती है तो भूमि सुधार के लिए इन्होंने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसमें कि प्रमुख था जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये जो व्यवस्थाएं थी, ये किसी कृषि कार्य को उन्नत करने का इसका कम मोटिव था और ज्यादा मोटिव था कि जमींदारी व्यवस्था लागू करके कैसे अधिक से अधिक कर कमाया जाए। तो इसके लिए जब इन्होंने जमींदारी व्यवस्था लाई तो इन्होंने जो भूमि थी उसके स्वामित्व जमींदारों के हाथ में दे दिए, और जो जमींदार होते थे बड़े बड़े, ये छोटे किसानों को पट्टे पे जमीन दिया करते थे खेती करने के लिए। और खेती पे केवल ऐसे फसलों को उत्पादन करवाया जाता था जो कि ब्रिटेन सरकार चाहती थी, ना कि खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता था। और उन पे इतना अधिक टैक्स लगा दिया जाता था कि एक किसान जो है आर्थिक स्थिति उसकी बहुत कमजोर होती जाती थी और उसको बहुत अधिक लगान देना पड़ता था। इसी प्रकार से हम जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और जो तीनों महलवाड़ी व्यवस्था है, इसमें हमें इसी प्रकार का जो एक शोषणकारी तत्व देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें वाणिज्यकरण में, तो इसमें देखिए फसलों की जो खेती की जाती थी तो उसमें वाणिज्यिक फसलों की खेती की जाती थी जिसको ब्रिटेन सरकार बेच सके, जिससे ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो ब्रिटेन सरकार कौन कौन सी चीजों की खेती करवाती थी, तो वो था कपास, रबड़ की खेती, अफीम की, जूट की, और इसके अलावा एक नील की खेती भी आपने सुनी होगी। तो ऐसी खेतियां ये ब्रिटेन सरकार करवाती थी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि भारतीय किसान जो पहले की धान, गेहूं, मक्का और अन्य खाद्यान्न उत्पाद उगाता था जो कि खाने के लिए होता था, तो इस फसल में भारी कमी आने लगी। और जब खाद्यान्न फसलों में कमी आई तो जिसकी वजह से हमें इसके भयंकर परिणाम देखने को मिले। हमारे देश में अकाल पड़ने लगा और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और अकालों में लाखों लोग जो है इससे मारे गए। ठीक है, तो ये दूसरा इंपैक्ट था। तीसरा अगर बात करें तो किसान वर्ग में भी शोषण का कार्य किया। तो ब्रिटेन की जो वाणिज्यिक नीतियां थी वो पूर्ण रूप से शोषणकारी नीतियां थी। वो इस प्रकार से, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने जमींदारों की व्यवस्था की और जिसमें
लगान बहुत ज़्यादा लेते थे और इस लगान को चुकाने के लिए किसान को क्या करना पड़ता था, ऋण लेना पड़ता था। तो कर्ज के जाल में वो फंसता चला गया, उसकी ज़िंदगी जो थी और बदतर होती चली गई। कर्ज के बोझ में दबने की वजह से लाखों किसानों ने उस समय आत्महत्याएं की। किसानों का लगातार शोषण ब्रिटेन सरकार द्वारा किया जा रहा था। तो ये थी उस समय वाणिज्यकरण की वजह से किसानों की स्थिति। इसके अलावा अगर कृषि के उद्योगीकरण को देखा जाए तो इससे भी भारतीय कृषि बहुत दूर रही। यानी कृषि व्यवस्था में जो भी औद्योगिक सुधार किए जाने चाहिए थे वो सुधार नहीं किए गए। केवल इस चीज के लिए किसान, भारतीय जो किसान व्यवस्था थी या जो कृषि व्यवस्था थी कि एक वो कच्चे माल के आयातक बन के रह गए। हम कच्चे माल का ही बस उनके लिए निर्माण करते रह गए और इसका हमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा ब्रिटेन सरकार की जो वाणिज्यिक नीतियां थी उसमें हमें कृषि में कोई भी तकनीकी सुधार देखने को नहीं मिला। उन्होंने थोड़े बहुत सुधार किए जो कि नाम मात्र के थे, जिसमें कि उन्होंने कुछ नहरों का निर्माण किया और सिंचाई प्रणाली को बनाने का काम किया, लेकिन यह भी केवल इसलिए था कि किसानों को जल आपूर्ति हो पाए। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि कृषि में टेक्नोलॉजीज को लाया जाए, थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करके कृषि व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसके कारण से समाज में भी हमें असंतुलन और संघर्ष देखने को मिला। इसमें हुआ क्या कि जमींदारी और जो छोटे किसान वर्ग थे उनके बीच में आपस में संघर्ष बढ़ने लग गया, क्योंकि जो बड़े जमींदार होते थे वो इन गरीब श्रमिक किसानों का बहुत अधिक शोषण करते थे, जिसकी वजह से हमें तमाम जगहों पे कई आंदोलन और संघर्ष देखने को मिले। जिसमें सबसे प्रमुख आंदोलन आप चंपारण आंदोलन को भली भांति जानते होंगे। इसके अलावा संतराम क्षेत्र में आंदोलन हुआ और कर्नाटका में भी काफी भयंकर इसमें विद्रोह प्रदर्शन और गुजरात के कई क्षेत्रों में भी कृषक आंदोलन हमें देखने को मिला। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, चर्चा कीजिए। तो अगर 1857 के विद्रोह की बात करें तो इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं या फिर इसे आप सिपाही विद्रोह भी कह सकते हैं। तो इन दोनों नाम से इसे जाना जाता है। और ये विद्रोह या ये स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ हुआ था। तो उस समय ये विद्रोह हुआ क्यों, इसके देखिए बहुत सारे कारण थे, जिसमें हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारण शामिल थे। इसने क्या किया था कि ब्रिटेन जो साम्राज्य था, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की जो शोषणकारी नीतियां थी उससे भारतीय जो जनता थी वो काफी ज्यादा उससे व्याकुल हो चुकी थी और स्वतंत्रता संग्राम का नींव डालने में इस 1857 के विद्रोह ने एक मील के पत्थर के रूप में ये साबित हुई। तो इसके कौन कौन से कारण थे, तो इसमें पहला कारण आता है सैनिक असंतोष। उस समय देखिए जो सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, उसमें अधिकतर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं भारतीय लोग ही थे और भारतीय सैनिक थे। उनको जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता था। भारतीय सैनिकों को निचले स्तर पे ये लोग रखते थे, इनको सुविधाएं कम देते थे और इनकी जो सैलरी और भत्ते होते थे वो भी बहुत कम देते थे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहा था 1857 के विद्रोह का वो था इनफील्ड राइफल। ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी राइफल लाई, इनफील्ड राइफल, जिसमें जो कारतूस का यूज होता था उसमें यह अफवाह फैलाई गई या कहीं ना कहीं यह हकीकत भी थी कि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसने कि हमारे देश में काफी ज्यादा धार्मिक भावनाओं को आहत किया, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी को दांतों से छीलना हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों ही के लिए ही अपवित्र माना गया। और इस अपवित्रता के कारण भारतीय सेना ने जो है विद्रोह कर दिया और आक्रोश फैल गया भारतीय सेनाओं के अंदर। तो यह सबसे तत्कालीन कारण था। इसके अलावा दूसरा कारण देखें तो वो था आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शासकों का अपमान। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आता है तो और हमारे देश में जो छोटे छोटे कई रियासतें थे तो उस पे इन्होंने अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया और इस नियंत्रण को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई और ये पॉलिसीज लाई गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और ये पॉलिसी लाई थे डायरेक्ट वारिस का, यानी अगर कोई प्रांत है, कोई क्षेत्र है और उसका कोई डायरेक्ट वारिस नहीं है, ठीक है, उसका कोई वंशज नहीं है, तो उस क्षेत्र को ब्रिटेन सरकार अपने कब्जे में ले लेती थी। अगर आपने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा हो या झांसी की रानी मूवी भी देखी हो तो उस समय के मामले से भी समझ सकते हैं, क्योंकि झांसी का कोई डायरेक्ट वंशज नहीं था। इसकी वजह से वहां पे भी इन ब्रिटिश सरकारों ने हमला किया और झांसी को अपने अंदर मिलाने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार का कार्यक्रम जो है अवध क्षेत्र में भी हमें देखने को मिला। तो इन सब कारणों की वजह से जो भारतीय प्रांत के जो राजा थे, जो यहाँ देसी शासक थे, तो उनको काफी ज्यादा अपमानित किया
किया गया, अपमानित किया गया और इस अपमान ने भी विद्रोह संघर्ष को उत्पन्न कर दिया। तीसरा कारण आता है यहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। तो धार्मिक और सांस्कृतिक कारण में देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हमारे देश में जो है कई प्रकार के धार्मिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे रीति रिवाजों में बदलाव किए जा रहे थे। जो भारत की व्यवस्थाएं थी, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी जिसमें सती प्रथा हो गया या विधवाओं का पुनर्विवाह जैसी चीज हो गई, तो इस पे ब्रिटेन सरकार ने अपने नए नए नीति कानून को लागू करना और बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से जो भारतीय लोग थे उनमें एक असंतोष फैला और उन लोगों ने अपने धार्मिक मामलों में ब्रिटेन सरकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से भी अशांति फैली, असंतोष फैला और इसने भी विद्रोह को जन्म दिया। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था आर्थिक शोषण। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी वो भारतीयों का काफी अधिक शोषण करती थी, चाहे हम बात करें किसानों की या श्रमिकों की, जिन पे भारी टैक्स यानी कि कराधान लगा दिया गया था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवार व्यवस्था के द्वारा। इसके अलावा जो हमारे उद्योग धंधे थे, जिसमें कि हमारा वस्त्र उद्योग था, उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया और हमारे देश को केवल एक कच्चे माल का निर्यातक बना के रख दिया था, जिसकी वजह से हमारे देश में आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, लोगों की स्थिति काफी बेकार हो गई और यह भी विद्रोह का एक कारण बना। इसके अलावा सामाजिक असमानता और शोषण भी विद्रोह का कारण रहा। ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय जो भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें जो सबसे निचले स्तर पे शूद्र और दलित लोग जो थे, तो उनके साथ ब्रिटिश जो अधिकारी थे बहुत भेदभाव वाला व्यवहार करते थे और उन पे बहुत अधिक अत्याचार करते थे। तो इस अत्याचार और भेदभाव ने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह को जन्म दिया। तो ये सारे कारण थे आपके 1857 के विद्रोह के कारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसलों का उदय कैसे हुआ? सिख राज्य व्यवस्था में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो मिसल देखिए होता क्या है, तो मिसल दरअसल जो है, मिसल शब्द ये आपका सिख क्षेत्र जो थे, ठीक है, जो सिख क्षेत्र था वहां पे ये छोटी छोटी एक सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी, ठीक है, छोटे छोटे जो सैनिक टुकड़े होते थे उसको मिसल के नाम से जाना जाता था। और ये जो मिसल था ये हमें 18वीं शताब्दी के मध्य में जब मुगल शासन कमजोर पड़ने लगा तो उसके बाद इसका वर्चस्व देखने को मिला, क्योंकि 18वीं शताब्दी में जब मुगल शासन कमजोर होने लगा तो हमें भारत में अन्य कई क्षेत्रों पे जो है छोटे छोटे नए स्वतंत्र राज्यों और वहां के जो शासक थे उनका उदय होना शुरू हुआ। उसी में था सिख साम्राज्य। तो सिख साम्राज्य को भी फलने फूलने में इस मिसल समुदाय ने या मिसल संगठन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये जो मिसल था ये एक सैन्य संगठन था और इसका उद्देश्य होता था कि यह अपने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और अपनी आत्मरक्षा कर सके और ये अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत बना सके, उसके के लिए इन मिसलों का जो है गठन किया गया था। इस मिसल में जो है सेना होती थी, सेना के सदस्य होते थे और इन सभी मिसलों का एक एक हेड भी बनाया जाता था। इसके अलावा बात करें तो इन मिसलों का उद्देश्य था कि ये अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखे, ठीक है, इनके जो पूजनीय स्थल थे, जो गुरुद्वारे थे, उनकी रक्षा की जा सके। तो ये सब उनका काम हुआ करता था। मिसलों की संरचना और उनकी भूमिका को देखें तो जो इनकी जो व्यवस्था थी, मिसल व्यवस्था, इसे आमतौर पर मिसलदार कहा जाता था, ठीक है, मिसलदार कहा जाता था। और मिसलदारों के नेतृत्व में प्रत्येक जो है कई मिसल समुदाय आते थे जो कि स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते थे, यानी इनका हेड हो गया मिसलदार और इसमें कई मिसल समूह काम करते थे जो कि छोटे छोटे सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी, ठीक है। और इनका जो उद्देश्य था कि किस प्रकार से अपनी सामूहिक जो सिख एकता है उसको बनाया जा सके और राजनीतिक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सके। इन्होंने अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए और खास तौर से जो बाहरी विदेशी आक्रमण होते थे अफगानों के द्वारा, तो उनसे निपटने के लिए इन मिसल व्यवस्थाओं को या मिसल सैनिकों को एक संगठित रूप से लाया गया या बनाया गया। तो इसमें अगर देखें उस समय के 18वीं शताब्दी के दौरान पंजाब क्षेत्र में जो प्रमुख मिसल थे वो कौन कौन से थे, तो उनका पहला नाम आता है अकाल पुरखिया मिसल। तो जो अकाल पुरखिया मिसल था इसका वर्चस्व हमें स्पष्ट तौर पे अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है और इसकी जो प्रतिष्ठा थी वो सिख धर्म और पवित्र स्थानों की सुरक्षा करने के लिए थी। यानी अकाल पुरखिया मिसल क्या काम करता था, सिख धर्म और उसके जो पवित्र स्थान है उसकी रक्षा करना इसका काम था। फिर आता है नीला मिसल। तो नीला मिसल जो था ये सैन्य दृष्टिकोण से एक
शक्तिशाली मिसल था, यानी इस गठबंधन में जो सैनिक थे काफी शक्तिशाली थे और इसके द्वारा सिख समुदाय की रक्षा की जाती थी। फिर आता है एक आपका फुल्का मिसल। तो जो फुल्का मिसल था इसका काम था कि जो ग्रामीण और किसान हैं उनकी रक्षा करना इस फुल्का मिशन का काम था। सिख राज्य और मिसल की भूमिका देखें सिख राज्य में, तो सिख राज्य को स्टैब्लिश करने में इन मिसलों ने काफी अहम भूमिका निभाई। जब हम देखते हैं कि 1789 में जब महाराजा रंजीत सिंह थे तो उन्होंने लाहौर को जीता और लाहौर को जीतने के बाद एक केंद्रीकृत सिख साम्राज्य की स्थापना की। तो सिख साम्राज्य की स्थापना करने के बाद इन्होंने इन सारे छोटे छोटे मिसलों को संगठित किया और अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बना लिया। और इन मिसलों को इन महाराजा रंजीत सिंह ने कई प्रकार के प्रशासनिक अधिकार दिए, जिसमें कि मिसलों को यह अधिकार था कि वो अपना एक सैन्य कमांडर होगा, उनको कलेक्टर बनाया गया और न्यायाधीशों के रूप में भी ये मिसलदार काम करते थे। और ये मिसलदार जो है स्थानीय और प्रशासन कार्य में भी काफी इंपॉर्टेंट योगदान देते थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया था ये पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, वो पासवर्ड हमने यहां स्क्रीन पे दे दिया गया है। इसी पासवर्ड के द्वारा आपको उस पीडीएफ को ओपन करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन से एग्जाम है उसका भी कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि उसका वीडियो जल्द आपके लिए रिलीज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट से रिलेटेड, 4 शॉर्ट नोट्स है इसमें। पहला पूछता है आपका क्षेत्रीय राजनीति का उदय। तो क्षेत्रीय राजनीति का उदय जो है ये स्पष्ट तौर पे भारत में हमें कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है 18वीं शताब्दी के मध्य में, जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लग गया। ये दौर था 18वीं शताब्दी का, जब देखते हैं कि जो मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे औरंगजेब, तो इनका शासन अब लगभग समाप्ति के कगार पे था, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि क्षेत्रीय स्तर पे कई भिन्न भिन्न प्रांतों में हमें नए नए क्षेत्रीय प्रांत और नेताओं ने स्वतंत्र रूप से अपनी स्वतंत्रता को उद्घोषित किया और नई छोटे छोटे राज्यों और प्रांतों का गठन करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इसी को हम क्षेत्रीय राजनीति का उदय कहते हैं, जिसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे राज्य और शक्तियां अस्तित्व में आने लग गई थी। तो इस समय अगर हम देखें कि कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां थी, तो वो थी मराठा साम्राज्य सबसे पहला, जिसका वर्चस्व हमें दक्षिण में और महाराष्ट्र क्षेत्र में खासतौर से देखने को मिलता है, जो कि पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने आगे शासन किया और इनका क्षेत्र हमें दिल्ली और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। फिर आता है नवाबों की राज व्यवस्था। इसमें हमें बंगाल, अवध, हैदराबाद और बिहार के प्रांतों और क्षेत्रों में स्थानीय जो नवाब थे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की और मुगल शासन के अधिकारों से इनको ये स्वतंत्र हो गए अपने आप को, और इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। सिख साम्राज्य भी देखने को मिलता है हमें, सिख राज्य, जिसने कि स्पष्ट रूप से पंजाब क्षेत्र में जो है महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई और नेतृत्व में सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया और स्थापना की। फिर राजपूत साम्राज्य की बात करें तो यह हमें राजस्थान और उत्तर भारत में जो राजपूत राज्य थे उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत किया और ब्रिटिश सरकार से इन्होंने संघर्ष किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैक्युलिज्म के बारे में, ठीक है। तो इवैक्युलिज्म क्या होता है ये बताना है आपको। तो इवैक्युलिज्म जो है ये आपका 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन में उत्पन्न एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, ठीक है। इवैक्युलिज्म क्या था? ये था 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप के कई अन्य देशों में एक उभरता हुआ धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, जिसका उद्देश्य यह था कि हम अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सके, धार्मिक सुधार कर सके और नैतिक पुनर्निर्माण का काम कर सके। तो इसमें देखा जाए तो हमें इसमें दुनिया भर में मिशनरी कार्यक्रम देखने को मिलते हैं इवैक्युलिज्म में, ठीक है। तो इवैक्युलिज्म में अगर देखें कि कौन कौन से प्रमुख पहलू थे, तो पहला पहलू आता है आपका मिशनरी कार्य। तो इवैक्युलिज्म जो है दुनिया भर के देशों और हिस्सों में फैले और इन्होंने अपने ईसाई धर्म का प्रचार किया। खासतौर से देखते हैं तो भारत और जो अन्य उपनिवेशिक देश थे वहां पे इन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। इसके अलावा इनका एक काम था सामाजिक सुधार का, समाज में जो भी नशाबंदी करना, दास प्रथा का उन्मूलन करना और शिक्षा का प्रसार करना और समाज सुधार को बढ़ावा देना इस इवैक्युलिज्म आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा व्यक्तिगत और धार्मिक उद्धार भी इस इवैक्युलिज्म का उद्देश्य था, जिसमें कि ये लोगों को पुनः जन्म और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए जोर देते थे और जो व्यक्ति थे उनका जो है ईश्वर के प्रति गहरी आस्था करने के लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो इवैक्युलिज्म जो है भारत में ये आते हैं और इन्होंने जो
गैर ईसाई लोग थे जैसे कि सिख धर्म के, हिंदू धर्म के और इस्लाम धर्म के, तो इन लोगों को धर्म परिवर्तन करने का इन्होंने काम किया और जिसकी वजह से इनको काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पूछता है आपका बंगाल के ब्रिटिश विजय। तो बंगाल के ब्रिटिश विजय इसे भी आप कर लेंगे, इसको हम स्किप करते हैं। फिर महलवाड़ी क्वेश्चन, ये भी आपका काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय भावना उबारने में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो हमारे देश में राष्ट्रीय भावना को उबारने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए किस प्रकार से बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ने काम किया उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत में अगर राष्ट्रीय भावना को उबारने का देखें तो इसमें बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन दोनों ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल विभाजन की बात करें तो यह आपका 1905 में हुआ और स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1908 तक यह चला था और दोनों ही घटनाओं ने भारतीय समाज को एकजुट करने और ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ विरोध करने और आवाज उठाने में एक प्रबल भूमिका निभाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत का विभाजन करने का निर्णय लिया गया और यह निर्णय इन्होंने इसलिए लिया ताकि भारतीयों की एकजुटता को तोड़ा जा सके, क्योंकि इन्होंने जो ये विभाजन किया ये धर्म के आधार पर किया। इन्होंने जो है 2 स्टेट बनाने की कल्पना की। पहला तो जिसमें कि मुस्लिम क्षेत्र है उसको इन्होंने इसको बना दिया, इन्होंने पूर्व बंगाल, ठीक है, पूर्व बंगाल बना दिया। आज का ये आपका बांग्लादेश बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो हिंदू क्षेत्र था उसको इन्होंने बना दिया पश्चिमी बंगाल, जो अभी भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो इस 2 आधार पे इन्होंने बंगाल का विभाजन किया कि एक क्षेत्र में मुस्लिम हो जाएगा, दूसरे में हिंदू हो जाएगा। और इनका यह उद्देश्य था कि दोनों की एकता को तोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों एक रहेंगे तो ये ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन इसका असर जो है विपरीत देखने को मिला। जो हमारे देश के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें कि हम बात करें जिसमें कई प्रमुख सेनानी थे, जिसमें कि एक सुभाष चंद्र बोस जी का आता है, ठीक है, विपिन चंद्र पाल जी का नाम आता है। तो इन सभी लोगों ने इसको एक अवसर के रूप में देखा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंदू मुस्लिम को एकजुट किया और इसके खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की इस 1905 के बंगाल विभाजन ने नींव रखी, क्योंकि सभी भारतीय एक हो गए और उन्होंने इस विभाजन का जो है घोर विरोध किया। विरोध करने वाले में सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल थे, जिन्होंने भारतीय समाज को एकजुट करने और अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए बंगाल विभाजन का विरोध किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन सरकार को झुकते हुए 1911 में बंगाल का पुनः जो है उसको एक साथ लाना पड़ा और इस बंगाल विभाजन को जो योजना थी उसको खंडित करना पड़ा। फिर वहीं अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की, जो कि 1905 और 1908 तक चला, ये 1905 से, तो इसकी नींव भी हमें बंगाल विभाजन के दौरान ही देखने को मिलती है। जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारत और विशेषकर जो बंगाल क्षेत्र था वहां पे इस स्वदेशी आंदोलन ने अपना गढ़ बनाया और ब्रिटिश जो भी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करना शुरू किया गया। भारतीय वस्तु और उत्पादन सामानों का, खास तौर से जो वस्त्र थे, कपड़ों था, तो भारतीयों के द्वारा जो वस्त्र बनाए गए उसके प्रयोग की बात की गई और ब्रिटिश साम्राज्य का जो वस्त्र था उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में देखते हैं कि भारत में नए राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण किया गया। हमने अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी कला के प्रति, अपनी संगीत के प्रति और अपनी साहित्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई और लोगों को एक स्वदेशी आंदोलन के तहत जोड़ा कि आपको अपनी चीजों को इंपॉर्टेंट देना है। और इसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कि देखते हैं कि उनके खिलाफ जुलूस, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए गए। तो स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन दोनों ने ही ब्रिटिश सरकार को भगाने में यहां से, और या कह ले कि भारतीयों को एक करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो हमारा काफी ऑलरेडी लेंथी हो चुका है, तो इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन 6, 7 और 8 आप इस PDF के द्वारा कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।